हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीजीएस सर। आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था, तो अब ऑक्सीजन फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीजन फैमिली 16th ग्रुप है। 16th ग्रुप में एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, OH, Fe, TePO। अपन इसको उससे टीपो करके भी याद करते थे पहले 11th में, पर अब तो जनरली तुम जान ही चुके हो, ये एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम टेल्यूरियम में मेटल नॉन मेटल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। डाउन दी ग्रुप जाते जाते मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और पोलोनियम इज मेटल। ये पॉइंट आप जानते हैं पहले से। अब अगर मैं जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज होगा, तो अपन कहेंगे इंक्रीज इन ग्रुप। तो कोवेलेंट रेडियस ग्रुप में आगे चलने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, अपन कहते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो वो भी जानते हो साइज पे डिपेंड करती ही है। साइज इंक्रीज होता है जनरली तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूं तो अपन ऑलरेडी जान चुके हैं। पॉलिंग स्केल की बात करें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन मान के फ्लोरीन को दिया गया, तो फ्लोरीन और उसके जस्ट बाद अपन पढ़ते थे ऑक्सीजन, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टू फ्लोरीन इज ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन के जस्ट बाद ऑक्सीजन, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन देखो 3.5 मिल रही है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर याद रख लो तो बेटर है। फ्लोरीन की अपन ऑलमोस्ट 4 लेके चलते हैं। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, वो पॉइंट देखो यहाँ सीधे मैंने इसीलिए वैल्यूज लिख दी हैं सो दैट यू कैन कंपेयर। अपने को ये सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, इट इज ओनली फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो देखो दिख ही रहा है, एज यू नो ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, तो ऑब्वियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से कम ही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, गैस दिख रहा है, तो ऑब्वियस है आपको बॉइलिंग पॉइंट देखिए इसका केल्विन में दे रखा है 90, और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पोलोनियम पे जाके थोड़ा सा ये याद रखने वाला पॉइंट है कि पोलोनियम पे जाके मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ है, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हुआ है। कोई बहुत खास एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं है। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट इस पे भी डिपेंड करता है कि एटम में कितनी बेटर क्लोज पैकिंग है, तो कुछ पॉइंट्स थोड़े से याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस डेल्टा एच ईजी वैल्यूज की बात अगर मैं करूं, यहाँ पे किलो जूल पर मोल में बात कर रहे हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो वो वैल्यूज दिख ही रही हैं तुमको। देखो ऑक्सीजन में -141 और ये वैल्यूज अपने को दिख रही हैं, जिसमें अपन ऑलरेडी 11th में भी एक बार देख चुके हैं कि जनरली सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आने पे इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यूज में देखोगे तो ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, और उसके बाद फिर वैल्यूज देखो ध्यान से, अपने आप कंपैरिजन दिख जाएगा। पर एक बात देखने को मिल रही है कि जनरली सेकंड से थर्ड पीरियड में आने पे इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हेलोजन फैमिली में देखेंगे तो फ्लोरीन से क्लोरीन इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो अगर वहां बात करेंगे तो हाईएस्ट हो गया क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। पर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और सल्फर में डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद भी इससे तो ज्यादा ही वैल्यू मिल रही है, मोर नेगेटिव वैल्यूज। तो ये पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो वो ऑर्डर आप आराम से इजीली अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इन वैल्यूज को थोड़ा सा दिमाग में रखो। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज गुड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, और इसका रीजन ये दे सकते हो कि भाई सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का साइज थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल होता है, तो स्मॉल साइज होने से क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज कम होने लगती है। एलोट्रोपिक फॉर्म पे आ जाइए। ऑक्सीजन के मेन 2 एलोट्रॉप हैं, O2 और O3, ऑक्सीजन और ओजोन। सल्फर में अपन देखेंगे आगे चल के भी रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक और अमॉर्फस फॉर्म। अपने को इस ग्रुप में बेसिकली स्टडी करनी है ऑक्सीजन की और सल्फर की। सेलेनियम में रेड है, ग्रे है, ये सारे पॉइंट्स तो देख के ही याद किए जा सकते हैं। मेनली ऑक्सीजन सल्फर याद रखना है,
यहाँ टेल्यूरियम में क्रिस्टलाइन फॉर्म है, अमॉर्फस है, इसमें अल्फा बीटा दोनों ही मेटेलिक फॉर्म है। इस तरीके से ये इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब अगर बात करें कैटेनेशन प्रॉपर्टी की, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी में इसमें मेनली तुम्हें मिलेगी किसमें, ऑक्सीजन में और सल्फर में, ठीक है ना। जनरली अपन नॉन मेटल्स के केस में ज्यादा बात करते हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर। अच्छा, सल्फर में भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बेटर मिलेगी, क्योंकि सल्फर में तुम देख रहे हो कि सल्फर में इसके देखो पॉलीएनायंस के केस भी मिल रहे हैं, SNX के फॉर्म में भी सल्फर के बहुत से कंपाउंड्स अपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ X जो है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। SN रिंग्स, पॉलीएटॉमिक रिंग्स भी मिलेंगी सल्फर की। फॉर एग्जांपल सल्फर में S8 रिंग अपन आगे चल के अभी पढ़ेंगे, 11th में भी स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो सल्फर में कैटेनेशन प्रॉपर्टी बेटर मिलती है। ये थोड़े से पॉइंट्स दिमाग में रखने वाले हैं। अब अगर मैं और आगे चलूं, खास करके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, तो जब अपन जानते हो जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत से कंपाउंड्स में बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम ऑलरेडी 2-3 पॉइंट आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मोस्ट कॉमन कौन सी देखने को मिलेगी, -2। अगर मैं परऑक्साइड्स की बात करूं तो परऑक्साइड्स में अपने को देखने को मिल जाएगी कौन सी, -1। अगर मैं O2 की बात करूं तो एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। और अगर मैं सपोज OF2 लिख दूं, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल फ्लोरीन है, ऑक्सीजन फ्लोराइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल गई, +2। मीन्स फ्लोरीन की प्रेजेंस में तो प्लस है, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो बाकी सारे केसेस में माइनस मिलेगी, मोस्ट कॉमन -2, और परऑक्साइड के केस में -1। और अपन ने कुछ केसेस पढ़े हैं, याद करो, सुपर ऑक्साइड। जैसे परऑक्साइड के केस में आपने H2O2 पढ़ रखा है, ऐसे सुपर ऑक्साइड के केस में अपन ने सपोज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं K पे प्लस लिख दूं तो O2 पे नेट -1 आ जाएगा। तो अगर O2 -1 के फॉर्म में लिख रखा है तो आप समझ लीजिए वो क्या है, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। O2 -2 लिख दूं तो वो परऑक्साइड फॉर्म हो गई, O के लिए -1 लिख दें, O -2 लिख दूं तो वो जनरल ऑक्साइड फॉर्म हो गई। तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनकी अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन ये परऑक्साइड्स में ऐसा, सुपर ऑक्साइड्स में ऐसा, फ्री फॉर्म में है तो 0, दिस इज 0, है ना, ये 0 लिखा हुआ है, और OF2 में प्लस के फॉर्म में। अभी आगे चल के कुछ सब ऑक्साइड्स भी पढ़ेंगे अपन, पर वो भी बात थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है ना। पर अभी अगर मैं बोलूँ तो सब ऑक्साइड्स तो मैं C3O2 पढ़ चुके हूँ, जिसमें बेसिकली कार्बन के सब ऑक्साइड की बात करी जा रही है ना। इसका स्ट्रक्चर भी अपन ने देखा हुआ है कि C3O2 है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया लगाना विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, ये कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया +2। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम आ रहा है, तो जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए इसके साथ उतनी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे सब ऑक्साइड बोल देते हैं। तो ये मेन पॉइंट ऑक्सीजन का नहीं है, मेन पॉइंट ऑक्सीजन के ये सारे हैं, ये तो कार्बन के सब ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से पॉइंट अपने को याद रखने हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बात हो गई ऑक्सीजन की। अब बाकी एलिमेंट्स की भी मैं अगर बात करूं तो सल्फर में भी आपको कहां से कहां तक मिल जाएगी, -2 to +6 तक जा सकते हो, मैक्सिमम जानते हो ग्रुप नंबर तक जा सकते हैं, जैसे 16 है तो 6 ग्रुप आप मान सकते हैं, तो +6 तक आप जा सकते हैं, ये पॉइंट हो सकता है सल्फर के लिए। ऐसे ही सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम के साथ इन सब के लिए भी +6 तक जा सकते हो। पर ये जानते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट की अपन बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव होने लगता है, और फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी अपनी बढ़ने लगती है। तो जब आप नीचे जाएंगे तो आपको +6 की टेंडेंसी कम मिलेगी। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा अपन ने ग्रुप का, तो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन तुम जानते ही हो, ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8, सो इट इज 1s2 2s2 2p4, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन बन गया। तो ये आ गया अपना।
NH2NP4। तो अगर मैं इस पेयर को इनर्ट कर दूं तो फिर मेरे को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिलेगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेनली टेंडेंसी अपनी किसकी बढ़ने लगेगी, +4 की। पोलोनियम के लिए बहुत ज्यादा अपन बातें नहीं कर पाते क्योंकि रेडियोएक्टिव मान के ज्यादा इसकी स्टडी नहीं हो पाती है ना। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ डाउन द ग्रुप जाओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी मिलने लगेगी, बढ़ने लगेगी। उससे पहले आपको +6 +4 तक मिलेगी, पर यहाँ पे टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। इनर्ट पेयर इफेक्ट बार बार अपन बात करते हैं इसकी अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में भी बात करी थी और अब यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब इसके बाद अपन जो कि सारे ग्रुप्स में पढ़ते हैं कॉमन स्टडी, हाइड्राइड्स का नेचर कैसा है और उसके बाद उनके ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा है और फिर हैलाइड्स का बिहेवियर कैसा है। मतलब ये पॉइंट तो देखो अपने को ऑल ग्रुप्स में लेके चलने हैं, ऑक्साइड, हैलाइड एंड हाइड्राइड, इनका बिहेवियर। और फिर जहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो सकती है वो सारे पॉइंट्स अपने को अच्छे से याद रखने हैं, हाइड्रोलिसिस वाले सारे पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स दिमाग में रखना कि इनऑर्गेनिक में कहाँ पे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी, हाइड्राइड्स, तो अगर इनके हाइड्राइड्स की मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमन हाइड्राइड आपको EH2 मीन्स एलिमेंट, कोई एलिमेंट इस ग्रुप का EH2 आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल H2O, H2S, H2SE, H2TE, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब हाइड्राइड्स के बिहेवियर में याद करो अपन बहुत सारे बिहेवियर्स कंपेयर करते हैं। खास करके सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं हाइड्राइड्स के बिहेवियर में, तो नंबर 1 पे अपन बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। जैसे अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में भी यही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो बॉन्ड एंगल जानते हो डिक्रीजेस, H2O का सबसे ज्यादा है। ये सारे पॉइंट्स 11th में बॉन्डिंग में भी डिस्कस किए जा चुके हैं। H2O में बॉन्ड एंगल आपने देख रखा है, वही VHAPR थ्योरी, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 VBD से sp3 किया, फिर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर बचेंगे, उनके रिपल्शन से बॉन्ड एंगल कंप्रेस होकर अबाउट 105 डिग्री के आसपास आ जाता है बॉन्ड एंगल, 104.5 भी लिखा मिलेगा। ये H2S में अब यहाँ पे वो अपन वो ड्रैगोज रूल का यूज भी करने लगते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइब्रिडेशन की बात अपन नहीं करते हैं, तो इनके बॉन्ड एंगल अबाउट 90 डिग्री और फिर डिक्रीजिंग होते चले जाएंगे। तो ये बॉन्ड एंगल इसमें अगर मैं बात करूंगा तो अबाउट 105 से 92 के आसपास, तो फिर ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बस एक बार रिवाइज कर लेना बॉन्डिंग को। बॉन्ड एंगल की बात हो गई। फिर हाइड्राइड्स में एक पॉइंट कि अगर मैं EH बॉन्ड लेंथ की भी बात करूं तो आप जान रहे हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, O से S, S से T, E, P, U, तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब उससे मैं बहुत से पॉइंट्स को रिलेट कर सकता हूँ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीजेज इन ग्रुप। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लिखूंगा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। EH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर सपोज तुमसे रिड्यूसिंग नेचर पूछा गया तो रिड्यूसिंग नेचर में कौन इजीली H किसमें से ब्रेक कर सकते हो, कौन दे देगा दूसरे को H, तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो वो अपन ने देखा कि जैसे जैसे ग्रुप में अपन इनके हाइड्राइड्स ऑक्सीजन सल्फर एसिड जा रहे हैं तो यहाँ पे EH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई, तो यहाँ से इजीली अपन H को रिलीज कर सकते हैं। तो अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूंगा इनके हाइड्राइड्स की, तो मैं क्या कहूंगा कि वो क्या हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ से देखो कैसे लिख रहा हूँ, H2S से H2SE,
H2TE, वाटर को रिड्यूसिंग नहीं बोलते, एक्सेप्ट वाटर, इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करी जाएगी। वाटर के रिड्यूसिंग नहीं है ना, उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात नहीं करनी अपने को, ये मान के चलो दैट इज नॉट रिड्यूसिंग, ठीक है। तो H2S, H2SE, H2T रिड्यूसिंग नेचर की बात हो गई इनके। बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी की बात कर चुके, बॉन्ड लेंथ की बात कर चुके। अगर अपन थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी यहीं से पॉइंट अपन रिलेट कर सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का। तो मैं क्या कहूंगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है बताओ, अपने आप सोचो, क्या बोल दूंगा, डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी H2O, H2S, H2SE, H2T से आगे बढ़ने पर डिक्रीज हो रही है, पॉइंट ये यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, कौन अपना H+ इजीली दे सकता है, तो हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है। सपोज अगर मैं H2S, H2SE की बात करूं तो आप कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक है। सपोज इसमें से मैं 2H हटा दूं, सपोज हाइड्राइड में से इसमें से 2H हटा दिए, तो Fe पे कौन सा चार्ज आ गया, -2, H पे कौन सा आ जाएगा, -2। तो अब देखो इसका साइज सल्फर से बड़ा है और चार्ज है -2, इसका साइज कम है, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो रही है इसकी, तो इस तरीके से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो इन जनरल हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर अपन कह सकते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर याद रखोगे तो ये तीनों पॉइंट अपने आप समझ में आने लगेंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अपन बात करते थे, याद करो, किसकी, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरफ लिख दे रहा हूं। हाइड्राइड्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो याद रखो अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ा था कि अमोनिया की बात करी तो उसमें तो H बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे तो वाटर आ गया और ज्यादा H बॉन्डिंग है इसमें। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल जाएगा किसका, वाटर का। इसके बाद ना तो हाइड्राइड्स में H2S में H बॉन्डिंग है, ना इसमें ना इसमें, तो फिर वहां पे H बॉन्डिंग की बात तो है नहीं, तो वो फिर अपन उनको उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिनसे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पे इफेक्ट पड़ता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की बेसिस पे कर सकते हैं। तो इन जनरल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में होगा बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और उसके बाद फिर मेरे को मिल जाएगा किसका, H2TE का, देन H2SE एंड देन H2S। और एक जनरल पॉइंट ऐसे भी जानते ही हो कि H2S रूम टेम्परेचर पे गैस है और वाटर क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। क्यों लिक्विड है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में H बॉन्डिंग मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं किसी में H बॉन्डिंग मिल रही तो वो लिक्विड ही होगा, पर इन दोनों को कंपेयर कराते हैं, वाटर और H2S को। तो इसके पार्टिकल्स में क्या मिल रही है मुझे, H बॉन्डिंग, तो ये मेरे को किस फॉर्म में मिल गया, इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मेल्टिंग पॉइंट को भी इसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो ये बात हो गई हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स की। अच्छा, हाइड्राइड्स के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड, अब मैं बात करने जा रहा हूं हैलाइड्स की। हैलाइड्स की अगर मैं बात करूं तो हैलाइड्स में अगर आप बात करेंगे तो अगर मैं सपोज ऑक्सीजन की बात करूं तो मैंने बोला था ना OF2 ऑक्सीजन फ्लोराइड बोल दिया। तो OF2 में क्या है, दिस इज ऑक्सीजन फ्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वही +2। O2F2 करके पूछ सकते हैं, O2F2 में पूछा जा सकता है। तो O2F2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना एक पॉइंट कि वही अगर मैं O और F सपोज ऐसे इसको अगर ड्रॉ कर दूं, मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये +1, -1, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा नेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे O2F2 में क्वेश्चन कंफ्यूजन कर सकते हैं क्योंकि H2O2 मिलता है,
तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोल देते हैं, पर वहाँ पे O पे -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे परऑक्साइड करके मत बोल देना, क्योंकि अपन कहते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो सिंगल तो परऑक्साइड होता है, पर ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर भी वहाँ पे मेनली अपन -1 लेके चलते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अच्छा, ऐसे ही सल्फर के केस में तुम जानते हो SF4, SF2, SF6 सब देखने को मिलता है, ज्यादातर तो मेरे को SF4 और SF6 मिलता है। SF4 तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट का भी काम करता है बहुत ज्यादा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि दिस कैन एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात अपन बॉन्डिंग में कर चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, तो बार बार मैं अब क्लास 12 में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग और आपको सब क्लियर हो जाएगा। SF4 में एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा तुमको कि भाई SF4 है, एक तो सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी एक पेयर बच गया, 4 बॉन्ड्स बनाए हैं इसने सिंगल, तो एक पेयर भी बच गया, इसका मतलब अब ये भी लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है, इस पे लोन पेयर बच रहा है और वैकेंट ऑर्बिटल भी है डी, तो लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी SF4 में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। कई बार SF4 की हाइड्रोलिसिस की बात भी कर देते हैं कि भाई इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या फॉर्म कर सकते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से अभी अपन आगे चल के बात करेंगे, फिलहाल बता सकता हूँ SO2 और HS फॉर्म होता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, आगे और डिस्कशन होगा इसका चलते। तो ये बात SF4 में। SF6 में अब सल्फर पे लोन पेयर नहीं बचा है, इसके स्ट्रक्चर की बात, ये सब बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे SF6 के केस में, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और कि जब अपन हेक्साफ्लोराइड्स की बात करते हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू हेक्साफ्लोराइड्स, है ना, तो तुम देखोगे कि जनरली हेक्साफ्लोराइड्स या हेक्सा आयोडाइड देखने को नहीं मिलते। फ्लोराइड्स में पॉलीफ्लोराइड्स, खास करके हेक्सा या हेप्टा, जैसे IF7 देखते हो, तो इतने ज्यादा एटम किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ वही हो सकते हैं जिनका साइज कैसा हो, स्मॉल, इसलिए फ्लोराइड्स में आपको हेक्साफ्लोराइड मिलेगा, पर हेक्सा क्लोराइड और हेक्सा आयोडाइड देखने को नहीं मिलता। मतलब अगर हेक्सा हैलाइड्स की बात करूं सो वी हैव ओनली हेक्साफ्लोराइड, है ना। तो और इसमें ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या है, +6, तो इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए साथ में जो एटम होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको। तो ध्यान रखना हेक्साफ्लोराइड्स मिलते हैं, हेक्साक्लोराइड और आयोडाइड नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन। तो ये पॉइंट आपसे हैलाइड्स के केस में पूछा जा सकता है। हैलाइड्स के केस में एक पॉइंट और पूछते हैं, डाइमेरिक मोनोहैलाइड्स की बात करी जाती है, डाइमेरिक मोनोहैलाइड, फॉर एग्जांपल ऐसे F2 की बात कर दी गई या H2Cl2 लिख दिया गया, H2Cl2, खास करके H2Cl2 देखने को मिल सकता है, ऐसे ही Fe2Cl2 देखने को मिल सकता है, तो ये डाइमेरिक मोनोहैलाइड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। Fe2Cl2 के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि Fe2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट भी होता है, तो अगर मैं Fe2Cl2 को डिस्प्रोपोर्शनेट करूंगा तो यहाँ पे AgCl4 प्लस सेलेनियम बना दूंगा और फिर इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के रिएक्शन में मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूँ कि इनको याद रखा करो, ये ज्यादातर पूछी जाती है। तो इनके डाइमेरिक मोनोक्लोराइड्स या मोनोहैलाइड्स की बात करी जा सकती है। तो हैलाइड्स के केसेस में इतने पॉइंट्स अपने को देखने को मिलेंगे। ऑक्सीजन के केस में अपन यहाँ पे अब ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे मैं OF4 या OF6 नहीं बना सकता हूँ, ये पॉइंट आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इनके हैलाइड्स की। नाउ कम टू ऑक्साइड्स। तो अब ऑक्सीजन फैमिली में ही ऑक्साइड्स की बात, तो ऑक्साइड्स मतलब कौन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो अब ऑक्सीजन के ऑक्साइड की बात तो नहीं करेंगे अपन, पर सल्फर के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो SO2 है, SO3 है, ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स के, है ना। तो वो बात तो अभी सल्फर में और डिटेल में होगी ही। तो राइट नाउ अपन केवल बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स की और हैलाइड्स की। ऑक्साइड्स की बात अभी और प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी अपने आप हो जाएगी।
अब अगर मैं इंडिविजुअल मेंबर की बात करूँ, नाउ कम टू इंडिविजुअल मेंबर्स, उसमें सबसे पहले O2 ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे कई बार डाई ऑक्सीजन करके भी लिख देते हैं। जनरली जब ऑक्सीजन बोलते हैं तो अपन O2 ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की नेचुरल फेज O2 है, आप जानते हैं। प्रॉपर्टी की अगर बात करें ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज की, तो वो तुम ऑलरेडी जानते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेचुरल फेज इसकी गैसियस है, फिर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ये सब पॉइंट आप जानते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे पॉइंट्स ऑक्सीजन की जनरल प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है। अब अगर मैं बात करूं आइसोलेशन की, ऑक्सीजन कैसे आइसोलेट कर सकते हो, इसकी प्रिपरेशन की, तो ये भी अपन कई बार बहुत जगह देख चुके हैं। खास करके बहुत से सॉल्ट्स को हीट करके अपन ने ऑक्सीजन गैस रिलीज करी थी। फॉर एग्जांपल अभी देखो नाइट्रोजन फैमिली में अपन ने बात करी थी, हैवी मेटल नाइट्रेट्स की बात करी थी ना, जिसमें कॉपर का, लेड का, सिल्वर, मर्क्यूरी, इन सबको हीट करके अपन ने क्या फॉर्म किया था। सपोज मैंने कॉपर नाइट्रेट ले लिया तो उससे क्या फॉर्म किया था, मेटल का ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, तो O2 वहां जनरेट हो रही थी। तो उस पर क्वेश्चन भी कराया था। लेड नाइट्रेट ले लिया तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो बहुत से मेटल नाइट्रेट्स को, हैवी मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने पे मुझे ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसे तो बहुत से मेथड है ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के, पर जो ज्यादातर पूछे जाते हैं उसमें देखो एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा KClO3 का, पोटेशियम क्लोरेट का पॉइंट पूछा जाता है। पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, MnO2 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। यहाँ पे आप फॉर्म कर सकते हैं KCl प्लस O2, बाकी रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे इसमें से। फिर वो एलिमेंट्स जिनमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल KMnO4 की बात करूं, ठीक है ना, तो KMnO4 को मैंने हीट कर दिया, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। KMnO4 की हीटिंग से मिल सकती है। ऐसी अगर मैं बात करूं डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो वहां K2Cr2O7 को हीट करके भी अपन बना सकते हैं, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। डाइक्रोमेट की बात भी करी जा सकती है यहाँ पे, K2Cr2O7 इसको हीट कर दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या बनाओगे, पोटेशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस O2। तो यहाँ पे देखो सब में ऑक्सीजन मिल ही रही है मुझे, खास करके जिनमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है उनको हीट करने पे अपने को ऑक्सीजन मिलती है। पर ऑक्साइड से अपन ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, पर ऑक्साइड की बात भी अपन करते हैं, सुपर ऑक्साइड से कर सकते हैं। जनरली अपन ऑक्सीजन के अगर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की बात करें तो वहां पे कहाँ से जनरेट करी जा सकती है, ये बात अभी अपन और आगे चल के भी करेंगे। तो ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के तो मेथड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से सॉल्ट को ही हीट करके अपन ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मेथड अपन वो भी ले सकते हैं भाई, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, जिसकी बात अपन कई बार पहले भी कर चुके हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे अपन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस लेके चलते हैं। एल्कलाइन इलेक्ट्रोलिसिस की बात बता चुके हैं पहले ही तुम लोगों को, है ना, सब बातें तो क्लास 11 में ही हो जाती। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पूछा जा सकता है किस इलेक्ट्रोड पे मिलेगी ऑक्सीजन, तुमको पता है ऑलरेडी कि ऑक्साइड आयन को रिड्यूस करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्साइड आयन को में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे मतलब वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, है ना। तो क्या होगा, ऑक्साइड आयन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो सपोज मैंने लिखा कि O-2, तो इसमें से मैंने
इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और यहाँ पे O2 बना दी। आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ O2 के फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एनायन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो वो अपन किस पे कर देंगे, एनोड पे। कैटायन का क्या होता है, रिडक्शन, H+ का क्या होगा, रिडक्शन, वो किस पे कर देंगे, कैथोड पे। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये सब बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे अपन H लिख सकते हैं, H2 लिख देंगे, तो यहाँ पे इसको 2H 2E माइनस से H2 बना सकते हैं या हाफ लिख देते हैं। तो ये सब बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये पूछा सकता है कि ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे इवॉल्व होगी, तो आप कह देंगे एनोड पे। तो ये O2 मिल गई। वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बेटर डिसोसिएट वाटर नहीं होता, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस को इनिशिएट करने के लिए अपन एल्कलाइन मीडियम का यूज़ कर लेते हैं। वो सारे पॉइंट्स अभी हैं और खास करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और डिटेल में डिस्कस होंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन की। अब अगर मैं ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आऊँ, फिजिकल की बात अपन ने उधर कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आऊँ तो बताओ ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में अब बताने लायक बचा क्या है आपके पास। इतने अपन पढ़ चुके हैं फैमिली, सब में यही बात अपन ने करी बार बार, क्या कि मेटल के साथ अगर मैं ले लूँ ऑक्सीजन को, मेटल प्लस ऑक्सीजन, अपने को क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल के साथ उसका ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। मेटल ऑक्साइड्स का जनरल नेचर कैसा होता है, बेसिक। ऐसे नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल लिख दिया, O2, उसका ऑक्साइड बन गया। सपोज C प्लस O2, CO2, H प्लस O2, SO2, CO2 को वाटर में ऐड करो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, SO2 को वाटर में ऐड करो, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, SO3 को वाटर में ऐड करो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये सब बातें अपन कई बार कर चुके हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। फिर इसके बाद अपन न्यूट्रल ऑक्साइड्स पढ़ चुके हैं, याद करो, है ना। तो वो सब बातें बार बार क्या करना। न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था N2O को नो वाटर, मतलब N2O याद रखने का तरीका, N2O को मतलब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नो मतलब NO, और वाटर मतलब अगर इनमें वाटर ऐड करेंगे तो कोई एसिडिक या बेसिक मीडियम अपने को नहीं मिलेगा, न्यूट्रल रहेगा इनका सॉल्यूशन। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर इसके बाद मैंने बात करी थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। ये सब पॉइंट अपन पहले बता चुके हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में याद करो, बताया था ना, सभी जन, आल्सन, गए, इन, पब, ऐसे करके बात करी थी। सभी जन में क्या किया लिया था, SBBE, सभी जन, ये हो गए। आल्सन, AL, आलस, ALAS, सन मतलब SN, SN आलसी बोलना चाहिए पर आल्सन बोलना होता कि तुमको याद रहे। गए, GA, इनमें नेचर कम होता है पर अपन एनडीएम में भी काउंट कर सकते हैं। PB, लेड, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात नेचर में बता चुका हूँ तुमको, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। सब पॉइंट ऑलरेडी 11 में डिस्कस हो चुके हैं, बस एक बार यहाँ रिवाइज कर लो। अच्छा, इसमें कुछ अगर बात करें, कभी कभी मिक्स्ड ऑक्साइड ऑक्सीजन के दे दिए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज बोलूँ तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, नॉन न्यूट्रल ऑक्साइड के बाद 3 हो गई। यहाँ पे बात नंबर 4 की कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन इधर आ जाए नंबर 5, तो सपोज मैंने कह दिया Fe3O4, तो अपने आप तुमको दिख रहा है कि हाँ वैलेंसी इस तरीके से बैलेंस तो हो नहीं रही है, मतलब इसमें दो तरीके के ऑक्साइड है, FeO एंड FeO2, FeO एंड Fe2O3 ये बनेगा। फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, आयरन की 3, तो ये +3 स्टेट हो गई, ये +2 की स्टेट हो गई। ऐसे ही Pb3O4 की अब बात करते हैं कई बार, Pb3O4, तो PbO
लेड 2 तरीके की ऑक्सीजन 2 फॉर्म्स शो करता है, +2 एंड +4, तो PbO2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, Pb3O4 बना सकते हैं, है ना, मतलब 2:1 मान लो, तो 2Pb2O यहाँ हो गया और Pb और O2 यहाँ हो गया, तो Pb3O4 बन जाएगा। सपोज 2:1 है तो इन दोनों को मिलाओगे तो Pb3O4 बन जाएगा। ऐसे ही Mn3O4 की बात करते हैं, उसको भी इसी मैनर में अरेंज कर सकते हो Mn3O4 को। तो ये इसमें ऐसे कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें दो तरीके के ऑक्साइड्स अपने को मिल रहे हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के कार्बन सब ऑक्साइड की बात अभी अपन ने करी थी, C3O2, उनको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, C3O2 है ना, जैसे Hg2O भी कई बार लिख देते हैं, मर्क्यूरस सब ऑक्साइड बोल सकते हैं उसको, इस तरीके की बात, मर्क्यूरी का सब ऑक्साइड। तो ये सारी बात अपने को पता है, इनकी प्रॉपर्टी अपन ऑक्सीजन की ऑलरेडी सब जानते ही हैं, तो इसमें ऐसा कुछ खास अपने को बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बात हो गई भाई किसकी, ऑक्सीजन। अब अगर मैं बात करूं तो अब इसमें बचा क्या, ओजोन और उसके बाद सल्फर के कंपाउंड्स। ऑक्सीजन में H2O2 की अगर मैं बात करूं तो वो बात 11th में कर चुके हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में H2O2, रेडॉक्स चैप्टर में भी H2O2 की बात डिटेल में करी गई है, तो वो बात अब यहाँ पे फिलहाल दोबारा नहीं करेंगे। तो अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, ओजोन, ठीक है। तो ओजोन में भी देखो मेन पॉइंट O3 ओजोन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात, तरीके से अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर पे प्लस, इधर एक्सेप्टर पे माइनस, मतलब सिंगल साइडेड शेयरिंग करके भी शो क्या करी जाती है। इसके अपन रेजोनेटिंग फॉर्म भी इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात हो गई अपनी ओजोन की, ठीक है। अच्छा, ये बात ओजोन के स्ट्रक्चर की हो गई। अब ओजोन में आगे की बात, अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो ओजोन की प्रिपरेशन में तुम जानते ही हो, ओजोन के प्रिपरेशन में क्या किससे प्रिपेयर करते हैं, बेसिकली O2 से, ऑक्सीजन से, O2 से O3, अपन ऐसे लिखते हैं 2, बैलेंस कर लो इसको 3 and 2, और अब ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम है, तो ऑब्वियस है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी पूछी जा सकती है, तो वो पॉजिटिव है। अपोजिट पूछें तो नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। कई बार ऐसे इक्विलिब्रियम करके शो करते हैं, ऐसे कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, तो इसका अमाउंट इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होगा, कम होगा, तो इसका जो मिक्सचर बनेगा उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ओजोन कम है, तो उसको अपन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो ओजोन प्रिपेयर करने का ये एक मेथड है, खास करके यही मेन मेथड है, यही आपसे ज्यादातर पूछा जाता है ओजोन के केस में। ओजोन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो ओजोन की प्रॉपर्टी में आप ये कह सकते हैं कि पेल ब्लू गैस है ना, और रॉटन फिश जैसी स्मेल है, बैड स्मेल होती, बहुत अच्छी स्मेल नहीं होती है, रॉटन फिश स्मेल लिखा मिलता है, पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ओजोन की प्रॉपर्टीज में हो सकते हैं। ओजोन लेयर की बात अपन करते ही हैं कि एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो यूवी रेज को बचाती है, उसके डिप्लीशन की बात बार बार करी जाती है। ये सारे पॉइंट्स हैं। O2 से O3 बनाने के लिए कैसे पूछा जा सकता है, 2 स्टेप प्रोसेस में पहले O2 को ब्रेक करो O और O में, फिर एक O को फिर ऑक्सीजन से O2 से कंबाइन करके क्या बना दोगे, O3 में से O2 को ब्रेक किया O प्लस O, और फिर O को O2 के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर दिया, O3, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेन खास करके जो आपको सुनना है ओजोन में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। तो ओजोन में अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये तुम सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में
तो मैं क्या कहूंगा, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें सबसे पहले तुम याद रखो O3 को ब्रेक करो, नेसेंट ऑक्सीजन बनाओ और O2 बना दो। यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, चीजों को ऑक्सीडाइज कर देगी। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनको अपन ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी बोलते हैं, दे आर आल्सो ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो भी ब्लीच कर सकते हैं, पर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग जो होते हैं। जो रिड्यूसिंग वाले ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो उतने बेटर नहीं होते, उनको परमानेंट नहीं बोलते। आपने किसी चीज को रिड्यूस किया और सकता है वो एयर से फिर ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये ज्यादा बेटर ब्लीचिंग एजेंट बोले जाते हैं, जिनका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में O+O2 वाली बात आपको हमेशा करनी ही है। अब देखो किस किस को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ, ये सारे पॉइंट्स अपन कई बार पहले देख चुके हैं, है ना। सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे H2S ले लिया, तो मैंने बताया था जब भी H2S लोगे और ऑक्सीडाइज करोगे तो उसको कहाँ तक लेके जाओगे, सल्फर तक। तो इसमें जो नेसेंट ऑक्सीजन से यूज करके उसको सल्फर तक ले जाओगे, बाकी बाई प्रोडक्ट में आप H2O बना दीजिए। तो H2S को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फर में। यहाँ पे अगर मैंने सॉल्ट फॉर्म ले ली थी, PBS ले लिया, तो उसको फिर अपन सल्फेट तक ले जा सकते हैं। सॉल्ट फॉर्म को आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, सल्फेट तक। ठीक है, PBS है तो लेड सल्फेट, कॉपर सल्फाइड है तो कॉपर सल्फेट, पर H2S को मेनली कहाँ तक लेके जाना है, सल्फर तक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके के सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, किसको कहाँ तक ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी खास करके आयोडाइड आयन को अगर जब भी ऑक्सीडाइज करते हो तो कहाँ तक चले जाएगा, ये I2 तक। आयोडाइड आयन को I2 तक आप ऑक्सीडाइज कर देंगे। हाँ, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सपोज I2 यहाँ पे लिख दिया जाए तो कहाँ तक जाओगे, तो ध्यान रखना अगर I2 मॉइस्ट कंडीशन में बोल रहे हैं, मॉइस्ट कंडीशन में, तो वही वाला पॉइंट कि मॉइस्ट कंडीशन में जाओगे तो पहले इसको ऑक्सीडाइज कहाँ तक किया अपन ने, सोचो कहाँ तक ऑक्सीडाइज कर देंगे इसको मॉइस्ट कंडीशन में, बोलिए। I2O5 तक किया और फिर I2O5 को वाटर से उसका आयोडिक एसिड बना दोगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HiO3। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो अगर मैं सिंपली I2 लिखूं, O3 और I2O5 और फिर वाटर के साथ आयोडिक एसिड बना दिया। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ड्राई कंडीशन में पूछा जाए तो ड्राई कंडीशन में आपको यहाँ पे I4O9 बनाना है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है O2 का, कि यहाँ पे I4O9 तक अपने को चले जाना है, I4O9 को और कैसे पूछ सकते हैं, इसको तुम कह सकते हो कि एक तरीके से ये जो है यहाँ पे IO3 आयोडेट आयन ले लिया मैंने, IO3 ट्राई आयोडेट, IO3 माइनस, और क्या बन जाएगा मेरा I3+, मीन्स I3 ये हो गया, एक ये बचा, तो ये हो गया I4 और ये हो गया 9, O3 9। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से आयोडीनियम आयोडेट के फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना ड्राई कंडीशन में 49 याद रखना, और मॉइस्ट कंडीशन में क्या याद रखना, 25, ऐसे याद रखना। 25 I2O5 बनाना है, वाटर के साथ आयोडिक एसिड बना दो। ड्राई कंडीशन में 49 याद रखना, I4O9 बनाना है, I4O9 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे क्वेश्चन ओजोन के तुम्हें ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। कई बार साथ में ऐसे KMnO4 लिख देंगे, तो अब KMnO4 लिख देंगे तो KMnO4 को थोड़ी ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि KMnO4 में Mn किस में है, +7 स्टेट में है, तो उसको थोड़ी ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर KMnO4 लिख के देखेंगे तो ये KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट KMnO4 इसको कर देगा। ऐसे ही पूछा जाता है कई बार H2O2 के साथ रिएक्शन पूछी जाती है, क्योंकि H2O2 itself is a very good oxidizing agent। तो अगर H2O2 के साथ मैं रिएक्शन पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे, सपोज तुमने मान लो यहाँ पे H2O+O2 बना दिया, तो अब पूछा जाएगा बताओ किसने किसको ऑक्सीडाइज किया। तो ध्यान रखना है H2O2 और O2 ओजोन में, ओजोन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ओजोन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इस पॉइंट को और ये क्लियर हो जाएगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज पढ़ोगे, ठीक है, तो ओजोन की ज्यादा है H2O2 से। तो
ओजोन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2, इस तरीके के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी ले लिया तो ये उसको Hg2O में कन्वर्ट कर देगा। ये पॉइंट और कैसे पूछा जाएगा, इसको ओजोन की टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हो कि ओजोन मर्क्यूरी में ओजोन को मिला दोगे तो Hg2O बन जाएगा, और Hg2O बनने से क्या होगा कि मर्क्यूरी की जो मोबाइल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे थर्मोमीटर में देखोगे मर्क्यूरी ऐसे मोबाइल चल रहा है, लेकिन जब वो थर्मोमीटर की वॉल से स्टिक नहीं करता है, पर जब Hg2O बन जाएगा और वो Hg में डिसॉल्व हो जाएगा तो मर्क्यूरी की स्टिकिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो वो एक ऐसे टेल सी नजर आएगी बनी हुई, जिसको टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी भी कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट ओजोन की टेस्टिंग में पूछा जा सकता है, ओजोन के H2O2 से डिफरेंस में पूछा जा सकता है कि टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या चीज है ना। तो वो मैंने अभी तुमको पॉइंट बताया। तो ये सारे पॉइंट्स ओजोन के केस में तुम्हें याद रखने हैं। एक बार जल्दी से इसको देख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी ओजोन की। अब अगर मैं पूछूं कि ओजोन के स्पेसिफिक टेस्ट में तुमको क्या क्या कर सकते हो, तो देखो एक तो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी वाला केस हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर KOH के साथ ओजोन को रिएक्ट कराया जाए तो KO3 बनता है। ध्यान रखना कि अगर KOH के साथ रिएक्ट करा दूंगा तो KO3 बनेगा, जो कि एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर ज्यादातर अपन पूछते हैं टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी वाला। तो ये सारे क्वेश्चंस ओजोन के बारे में देखने लायक हैं। मेन पॉइंट ये वाला ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये सब सारे पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। H2O2 और ओजोन में पूछा जाए तो ओजोन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से भी आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आज ओजोन तक हो गई है, और इसके आगे फिर अपन आगे सल्फर के कंपाउंड्स की बात करेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। थैंक यू।